नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। उत्तराखंड प्राइम में आप सबका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट से 3 नए कृषि कानूनों पर लगी रोक के बाद अब उत्तराखंड में भी इसका असर साफ नजर आया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद उत्तराखंड भाजपा संगठन ने अपना जवाब दिया है। इस बारे में बीजेपी का कहना है कि वो कोर्ट का सम्मान करते हैं और आगे का फैसला कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ही लिया जाएगा। तो नए कृषि कानून को लेकर बीजेपी का जवाब सामने आया और कोर्ट के फैसले का हम सम्मान करते हैं और साथ ही कमेटी की रिपोर्ट पर नजर बनाकर रखी जाएगी। हमारी सरकार अन्नदाताओं का बहुत सम्मान करती है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी बहुत नीचे के लेवल से चले हुए नेता हैं और उन्हें इस बात का पूरा भान है कि किसान देश के लिए और कितना अहमियत रखता है। और हमारे जो कृषि मंत्री हैं उनको भी पता है कि किसान देश के लिए कितनी अहमियत रखता है। इसलिए उन्होंने हर समय वार्ता के दरवाजे खुले रखे। उन्होंने ये भी कहा कि इन तीनों कानूनों में कोई प्रावधान ऐसा लग रहा है कि जिससे अहित होने वाला हो तो उस पर बैठकर विचार किया जा सकता है। उसके लिए वार्ता का दौर जारी था। 15 तारीख को वार्ता थी। इस बीच में जो कुछ किसान सुप्रीम कोर्ट गए हैं, तो अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद देखते हैं, उसके अध्ययन के बाद ही पता लग पाएगा कि उसमें सरकार आगे क्या निर्णय लेती है। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन में उत्तराखंड के किसानों ने सहभागिता बढ़ाने की तैयारी कर ली है। इसी कड़ी में रुड़की के किसानों ने नया ऐलान किया है। किसानों का कहना है कि अगली 21 जनवरी को भारतीय किसान यूनियन से जुड़े किसान मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। इस सिलसिले में पदाधिकारियों ने बैठक कर रणनीति भी तैयार कर ली है और रुड़की के प्रशासनिक भवन में आयोजित बैठक में प्रदेश अध्यक्ष पदम सिंह ने कहा कि 21 जनवरी को देहरादून में किसान मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। इस बीच दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के लिए भी बड़ी संख्या में किसान यहां से रवाना होंगे और हर किसान पदाधिकारी को कहा जा रहा है कि वो अपने अपने जत्थे को लेकर तैयार रहे। बैठक की गई। जो दिल्ली जो आंदोलन चल रहा है, जो 3 बिलों का, इसके विरोध में की गई। इस पर हम विरोध कर रहे, कड़ा विरोध करेंगे। इस पर आगे रणनीति बना रहे। हमें भी तो दिल्ली जाना है ना, किसानों को यहाँ से बड़ी संख्या में। तो इस वजह से हमने अपनी यहाँ से सलाह मशवरा करी बैठ कर। किसानों से सलाह ली जा रही, यहाँ दिल्ली जत्थे जाएंगे। यहाँ से हर के नेतृत्व में हमने फंटे जा रहे। जो हमारे पदाधिकारी हैं उन्होंने यह जिम्मेदारी दी जा रही है, अपने जत्थे लेकर तैयार हैं। 26 तारीख को हमें ट्रैक्टर लेकर जाना दिल्ली। परेड में हम भी शामिल होंगे। वो किसान यहाँ का भी बड़ी संख्या में किसान जा रहे हैं। लगातार पुलिस जो है रोक लेती है, तो इस बार साहब का पुलिस पॉलिसी का नहीं रुकता किसान। इनका जैसा वहाँ हरियाणा में ऐसा चाह रहे तो इनका ये भी होगा। इनका यहाँ का किसान रुकता नहीं किसी कीमत पर भी। किसान जागा है, ये बैरिकेड लगाएंगे तो हम तोड़ेंगे इनको। देहरादून में प्रदेश की महिला कल्याण और बाल विकास पशुपालन राज्य मंत्री रेखा आर्या ने बर्ड फ्लू विषय पर विस्तार से समीक्षा की है। इस बैठक के बाद जानकारी दी गई कि प्रदेश में बर्ड फ्लू की स्थिति पूरी तरह से काबू में है। साथ ही यह आश्वासन दिया गया कि बर्ड फ्लू से डरने या घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि सतर्क और जागरूक बनने की जरूरत है। वहीं महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्री ने जानकारी दी कि उत्तराखंड में पोल्ट्री सेक्टर में बर्ड फ्लू नहीं पाया गया है। पोल्ट्री सेक्टर अभी अपने आप में पूरी तरह से सुरक्षित है। वहीं इस बीच बर्ड फ्लू संक्रमण को काबू करने के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा और राज्य स्तरीय समिति के अध्यक्ष अपर मुख्य सचिव कृषि उत्पादन आयुक्त होंगे और जनपद स्तरीय समिति के अध्यक्ष जिलाधिकारियों को बनाया जाएगा। इस बीच बैठक के बाद यह भी बताया गया कि पशुपालन विभाग पक्षियों की सैंपलिंग लगातार कर रहा है और पोल्ट्री सेक्टर में पूरी तरह से इसको निगरानी में रखा गया है। साथ ही हाई अलर्ट भी जारी किया गया है। तो बर्ड फ्लू को लेकर सरकार पूरी तरह से सतर्क हुई है। राज्य मंत्री ने बैठक की है। बर्ड फ्लू अभी काबू में है, इसकी जानकारी भी दी है। पोल्ट्री फार्म पर नजर रखी जा रही है। बर्ड फ्लू को लेकर सरकार ने अपनी तैयारियां पूरी कर रखी हैं। एक प्लान तैयार हो चुका है। राज्य मंत्री ने बर्ड फ्लू को लेकर एक मीटिंग भी की है। पोल्ट्री सेक्टर पर सरकार पूरी तरह से नजर रख रही है। पीपीई किट के लिए शासन से 10 लाख रुपए की अतिरिक्त मांग भी यहां पर की गई है। 14 जनवरी से प्रदेश में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। किसानों और पोल्ट्री मालिकों को वायरस की जानकारी भी दी जाएगी। पीपीई किट के लिए शासन से 10 लाख रुपए अतिरिक्त मांग की गई है। वहीं दूसरी तरफ पौड़ी के कोटद्वार में मृत पाए गए कौओं में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है।
इसके बाद स्थानीय प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो चुका है और जिस इलाके में मृत कौवों को पाया गया था उसके आसपास के 1 किलोमीटर के दायरे में पोल्ट्री फार्म की दुकानों को अगला आदेश मिलने तक बंद करा दिया गया है। उप जिलाधिकारी योगेश मेहरा ने बताया कि भोपाल लैब जांच के लिए भेजे गए सैंपलों में 2 बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। वहां संक्रमित क्षेत्र के 1 किलोमीटर के दायरे में चिकन और मछली विक्रेताओं की दुकानें अगले आदेश तक बंद रहेंगी। 10 किलोमीटर के दायरे में सभी दुकानों में जांच की जाएगी। वहीं अन्य राज्यों से आने वाले पक्षियों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। चेक पोस्ट पर पुलिस को इस बारे में जानकारी दी गई है। हालांकि इसका आधिकारिक पत्र अभी आया नहीं है, लेकिन जो एक व्हाट्सएप के माध्यम से एक लेटर प्राप्त हुआ है उसमें उसके आधार पर कहा जा सकता है कि जो सैंपल यहाँ से 4 भेजे गए थे 8 तारीख को, जो मृत पक्षी थे उनमें से 2 सैंपल में एवियन इन्फ्लुएंजा से ग्रसित होने की पुष्टि की गई है। इसके क्रम में जिलाधिकारी महोदय द्वारा जो है वो एक्शन प्लान के अनुरूप कार्य करने के लिए निर्देशित किया गया है और इसमें जो इन्फेक्टेड साइट है उससे 1 किलोमीटर के दायरे को, जो परिधि का एरिया है, उसको इन्फेक्टेड जोन घोषित किया जा रहा है और उस इन्फेक्टेड जोन में किसी भी प्रकार का जो पोल्ट्री प्रोडक्ट वगैरह है वो उसका जो है आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। इसके अलावा जो 10 किलोमीटर तक का जो दायरा रहेगा इन्फेक्टेड साइट से, उसको सर्विलांस जोन घोषित करके उस पर कड़ी निगरानी और सतर्कता से जो हमारा एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है वो उसकी अगुवाई में उसका पूरा जो है जाँच इत्यादि की जाएगी और जो निर्धारित SOP उसके अनुसार फिर आगे कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं कोरोना वैक्सीन को लेकर सीमांत प्रखंड जोशीमठ में प्रशासन ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। उप जिलाधिकारी जोशीमठ कुमकुम जोशी ने कल्प घाटी उर्गम पहुंचकर स्वास्थ्य केंद्रों की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए और इस बात पर भी जोर दिया है कि कोरोना वैक्सीनेशन में किसी भी तरह की कोई कमी ना रहने पाए। तो टीकाकरण की तैयारियां अपने जोरों पर हैं जोशीमठ में और एसडीएम ने अस्पतालों का दौरा किया है, व्यवस्थाओं को लेकर दिशा निर्देश दिए हैं और टीकाकरण की तैयारियां पूरी तरह से जोरों पर हैं। ड्राई रन को लेकर भी तैयारियां हो चुकी हैं और ड्राई रन में उन अधिकारियों को, कर्मचारियों को चिन्हित कर लिया गया है जिनकी अब भूमिका निर्णायक होने वाली है जब वैक्सीनेशन का कार्य पूरे के पूरे प्रदेश में शुरू किया जाएगा। उत्तराखंड के भेड़ और ऊन विकास बोर्ड में अनियमितताओं का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद मेनका गांधी ने इस मामले में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को खत भेजा है। इस खत में बोर्ड के सीईओ पर गंभीर वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाया गया है। साथ ही पशुपालन विभाग के सचिव की भूमिका को भी कटघरे में खड़ा किया गया है। साथ इस मामले को उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई है। चिट्ठी में यह सुझाव दिया गया है कि वर्ल्ड बैंक से कर्ज के रूप में मिली 3000 करोड़ की राशि से चल रही भेड़ और ऊन विकास परियोजनाओं को तत्काल बंद किया जाना चाहिए। वहीं सांसद मेनका गांधी ने खत की एक कॉपी प्रधानमंत्री कार्यालय को भी भेजी है। इस खत के बाद प्रदेश सरकार की कार्यप्रणालियों पर भी सवाल खड़े हुए हैं। दूसरी तरफ बीजेपी इस मामले में जांच की बात कह रही है। बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि इस मामले में सीएम रावत का फैसला ही आखिरी होगा। हमारी राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार इस मामले में बिल्कुल सरकारी धन का दुरुपयोग, गमन जो भी करेगा उसे कड़ा से कड़ा दंड सरकार देगी। किंतु इस मामले में हमारी जो संबंधित मंत्री हैं उनके द्वारा इसमें जांच के लिए हाँ कह दिया गया है और ये जो भी मामला है इस मामले की जांच हो रही है। जांच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी होगा। किंतु जो जिस तरह से 3000 करोड़ रुपए का तो पूरे पशुपालन विभाग का बजट भी नहीं है, वो कोई उस बात में मुझे दम नजर नहीं आता है। जो जहां तक वो भेड़ें हैं तो उन भेड़ों का भी प्रजनन ठीक ढंग से किया है, लेकिन फिर भी हम नहीं चाहते हैं कि जनता के मन में और किसी के मन में भी कोई शंका रहे। इसलिए जांच आवश्यक है और जांच के उपरांत अगर कोई भी किसी भी स्तर पर, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, दोषी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने स्वामी विवेकानंद की 158वीं जयंती के अवसर पर युवा चेतना दिवस कार्यक्रम में वर्चुअली हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने प्रदेश के कई युवाओं से संवाद किया। इस बीच मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही राज्य में युवा आयोग अस्तित्व में आ जाएगा। इसके लिए बजट का प्रावधान भी हो चुका है। साथ ही ये भी कहा गया कि स्वामी विवेकानंद ने एक ध्येय वाक्य दिया कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो। साथ ही सीएम ने कहा कि विवेकानंद जी भारतीय संस्कृति के संवाहक थे। उन्होंने पूरी दुनिया को भारत की संस्कृति के बारे में बताया है।
रुड़की के विधायक की देशराज कर्णवाल ने अपशब्दों भरी ऑडियो वायरल होने पर अपनी सफाई दी है। कर्णवाल के मुताबिक उन्होंने किसानों की समस्याओं को लेकर फोन किया था और उन्होंने इनकार किया है। इसी बात से गुस्सा होकर विधायक कर्णवाल के मुंह से गाली निकल गई। वहीं उन्होंने इस मामले पर खेद व्यक्त किया। हालांकि इससे पहले विधायक इस मामले पर अलग ही बयान देते हुए नजर आए थे। इसके पहले इन्होंने ऑडियो के साथ छेड़छाड़ की बात कही थी। वायरल हो रखा है, उस संबंध में कल आप सब लोगों के फ़ोन भी आए थे और वो रात मैंने देखा और देख करके मैं आप लोगों से बातचीत करना चाह रहा था कि 17 जब सत्र में विधानसभा का सत्र था, उस सत्र में मैंने नियम 53 में जो गन्ना मिल इकबालपुर है उस पे जो बकाया थी उसको लेकर मैंने सूचना लगाई थी, जो मेरी स्वीकार हुई थी। और स्वीकार होने के बाद माननीय मंत्री मदन कौशिक जी ने, मुख्यमंत्री जी क्योंकि उस सत्र में नहीं थे, वो वर्चुअल जुड़े हुए थे, उनके निर्देश पर जो हमने वायदा किया था कि भाई पिछले साल का हम पूरा बकाया दिलवाएंगे, वो पूरा बकाया दिलाया गया है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, सरकार का आभार प्रकट करता हूँ। हरिद्वार में आचार्य महामंडलेश्वर के पट्टाभिषेक पर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। एक तरफ अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी सहित कई संत साधु कैलाशानंद गिरी के पक्ष में आ गए हैं। वहीं प्रज्ञानंद आचार्य महामंडलेश्वर ने कोर्ट तक मामले को ले जाने की बात कह दी है। 14 जनवरी को हरिद्वार के निरंजनी अखाड़ा में पट्टाभिषेक होने वाला था, लेकिन पट्टाभिषेक से पहले निरंजनी अखाड़े के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी महाराज ने स्वीकार कर लिया कि 2019 में उन्होंने प्रज्ञानंद महाराज को निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर पद पर पट्टाभिषेक किया था, लेकिन उनको इस पद से हटा दिया गया। साथ ही आचार्य महामंडलेश्वर पद से भी हटाया गया है। लेकिन उनके इस बयान से साफ हो गया है कि प्रज्ञानंद महाराज निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर पद पर तैनात हैं। दरअसल 14 जनवरी को दक्षिण काली पीठाधीश्वर कैलाशानंद ब्रह्मचारी महाराज का निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर पद पर पट्टाभिषेक किया जाना है, लेकिन उसके पहले प्रज्ञानंद महाराज सामने आ गए हैं और उन्होंने खुद को निरंजनी अखाड़े का आचार्य महामंडलेश्वर पद बताते हुए इस पट्टाभिषेक को नियमों के खिलाफ बता दिया है। अगर हमारे आप हमारे अखाड़े में नहीं आ रहे हैं, हम लोगों से संबंध नहीं रख रहे हैं, तब भी हमने घोषणा करने के बाद भी तो नहीं आ पाए हमारे पास कि महाराज हम आचार्य हैं, हमारी घोषणा क्यों कर रहे हैं। हम समझते कम से कम हम कभी झूठ बोलते नहीं है। मेरे पास आए थे, मैंने उनसे साफ शब्दों में कहा था कि अब कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब हमने आचार्य महामंडलेश्वर नियुक्त कर दिया है। इससे पहले आते उनका हम करते स्वागत, लेकिन जब पूरा विधिवत घोषणा हो गई तब कुछ नहीं कर सकते। किसको आचार्य महामंडलेश्वर बनाते हैं ये अखाड़े का विषय है। किसी दूसरा अखाड़ा उसमें हस्तक्षेप नहीं करता है और स्वतंत्र अधिकार है, हटा भी सकता है, बना भी सकता है। आप लोगों से मुझे यह सूचना मिल रही है, जब तक अखाड़ा मुझे कोई लिखित में ऐसी प्रस्तावना नहीं भेजेगा, तब तक मैं उसे मानने वाला नहीं हूँ। अखाड़े को यदि मुझसे कोई शिकायत है, अखाड़े ने कोई कार्यवाही की है, क्या किया है, क्यों किया है, वह मुझे लिखित में दें, तब मैं उसे स्वीकार करूँगा और मानूँगा, देखूँगा। दूसरी बात रही, मैं आचार्य हूँ, मैं आचार्य था और आचार्य रहूँगा। आचार्य पद की परंपरा के अनुसार अखाड़ा पहली बार स्वतंत्र है, जैसा महाराज श्री जी ने कहा, परंतु जब अखाड़ा में किसी को आचार्य पद पर नियुक्त किया जाता है, उसका पट्टाभिषेक किया जाता है, तो सर्वप्रथम आचार्य का दायित्व होता है कि वो अपने गुरु जो इष्ट भगवान हैं उनके पास आकर के उनकी पूजा करना। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। कोरोना काल से हताश हरिद्वार के व्यापारियों को कुंभ से काफी उम्मीदें थीं, लेकिन सरकार की तरफ से कुंभ का नोटिफिकेशन जारी न किए जाने से हरिद्वार के व्यापारी काफी नाराज हैं। वहीं लोगों ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि वो लोग 14 जनवरी को मकर संक्रांति को शाही यात्रा निकालेंगे और हर की पैड़ी पर स्नान करेंगे। इस बीच हरिद्वार में प्रेस क्लब व्यापार मंडल से जुड़े लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रदेश व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजीव चौधरी ने बताया कि यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि आजादी के बाद से कुंभ के लिए जनवरी महीने में ही नोटिफिकेशन होता चला आया है। इतिहास में जब ये पहली बार है जब प्रदेश की सरकार ने अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। नोटिफिकेशन से देश और विदेश के लोगों को ये पता चल जाता है कुंभ शुरू हो गया है, जो इस बार नहीं हो रहा है। इसलिए इस बार हरिद्वार का व्यापारी शाही यात्रा निकालकर गंगा स्नान करेंगे ताकि देश विदेश के लोगों को पता चल सके कि धर्म नगरी में कुंभ शुरू हो चुका है।
रुड़की के मेयर गौरव गोयल पर लगा छेड़छाड़ और अश्लील हरकत करने का आरोप लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। महिला के आरोप और उसके बाद महिला के समर्थन में कांग्रेस के प्रदर्शन के बाद अब मेयर के पक्ष में लोगों ने हंगामा करना शुरू किया है। इसी कड़ी में मेयर के समर्थन में उतरे लोगों ने कोतवाली का घेराव किया और मेयर पर आरोप लगा रही महिला को झूठा करार दिया है। दूसरी तरफ पहले मेयर गौरव गोयल कानून पर पूरा विश्वास जता चुके हैं, वहीं मेयर ने यह चैलेंज भी किया है कि अगर महिला अपने आरोपों को साबित कर देती है तो मेयर गौरव गोयल राजनीति से संन्यास ले लेंगे। बहरहाल अभी महिला की तहरीर पर कोतवाली पुलिस जांच कर रही है। मेयर साहब ने एक आदमी को भेजा था 25 तारीख को मिलने के लिए, तो मैं मिलने के अपनी सास के साथ गई। तो उन्होंने क्या किया, मेरी सासू माँ को तो बाहर भेज दिया कि मुझे मीनाक्षी से ज़रा बात करनी है। तो मैं बड़े विश्वास से कि हाँ भाई भैया हैं, बड़े विश्वास से, मुझे सोच नहीं सकती थी कि एक प्रतिनिधि ऐसी हरकत भी कर सकता है। देखिए, मुझे सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि मैंने 20 साल का राजनीतिक सफर तय किया है, आज तक सुई के बराबर मेरे पे कोई आरोप नहीं रहा। और एक ऐसी महिला जो अपने पति का उसके लड़के के मुताबिक थाने में दर्ज कराने के लिए आया है, वो लड़का मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। एक ऐसी महिला जो दूसरे के पति के साथ रह रही है, दूसरे पुरुष के साथ रह रही है और अपने पति का अपहरण बच्चा बोल रहा है, वो रोहित बल्ला जो आया हुआ है मुजफ्फरनगर से, ऐसी महिला मेरे ऊपर आरोप लगा रही है। मैंने आज तक कोई महिला की शक्ल नहीं देखी जो ऐसे आरोप लगा रही है। देखिए, आज मुझे अखबार के माध्यम से पता चला कि एक महिला द्वारा जो है मेयर साहब पे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आरोपों की जांच चल रही है थाना सदर गंगनहर में, तो जांच के बाद ही खुलासा होगा क्या सच्चाई है। अगर कोई महिला इस तरह के आरोप लगा रही है तो ये भी एक अपने आप में गंभीर मामला है। उसमें जो है फैक्ट को लेके, क्योंकि इस महिला के पति के विरुद्ध जो है पूर्व में जो है दूसरे पक्ष द्वारा मुकदमा दर्ज किया गया है, उसकी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। उसी के क्रम में ये दूसरी एप्लीकेशन आई है, इसमें जांच कराई जा रही है और जो भी तथ्य होंगे उस आधार पर आगे कार्रवाई। चमोली में डीजीपी अशोक कुमार ने एक जनसंवाद कार्यक्रम किया है। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना तो साथ ही बेहतर पुलिसिंग के लिए लोगों से सुझाव भी मांगे। इस मीटिंग में जनप्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ता भी शामिल हुए। अपने जवानों को यही कहा है कि आप जो डिलीवरी करिए, अनुशासित रहिए, कोई ऐसा काम न करिए जिससे पुलिस की छवि खराब हो। और अगर आपका आचरण अच्छा होगा, अगर आपका कार्य अच्छा होगा, तभी आप अपनी जो है वर्दी को सही जायज़ ठहरा पाएंगे। और अगर आप ये सब करते हैं, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, तो आपके कल्याण का हम पूरा ख्याल रखते हैं। जवानों की लिविंग कंडीशन सुधारने का हम प्रयास कर रहे हैं, उनकी वर्किंग कंडीशन सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। अभी जवान ये था कि साल में मान लिया 2 महीने छुट्टी नहीं जाता, उसको 2 महीने लगातार उसे 7 दिन नौकरी पे आने पड़ते, तो इसमें उसकी पारिवारिक समस्याएं, बीमारी की समस्याएं, कपड़े आदि धोना, वो सब छूट जाता है। तो उसके लिए हमने साप्ताहिक रेस्ट निकाला है, तो वो सब भी हमने इनसे बातें की हैं। उनके जो बैरकों का स्टैंडर्ड हम उठाएंगे और जैसे मैंने कहा वर्किंग कंडीशन भी बेटर करेंगे, उनकी लुक भी और ज़्यादा स्मार्ट, और ज़्यादा टेक सेवी, और ज़्यादा मॉडर्न बनाएंगे। मसूरी में छावनी परिषद बोर्ड की बैठक हुई और इस मीटिंग में छावनी अध्यक्ष ब्रिगेडियर सत्यनारायण सिंह मौजूद रहे। मीटिंग में छावनी परिषद के विकास कार्यों को लेकर कई प्रस्तावों को पास किया गया। बोर्ड बैठक में फैसला लिया गया कि छावनी परिषद के प्रवेश द्वार पर एक भव्य स्वागत द्वार का निर्माण कराया जाएगा। वहीं 1965 के भारत पाक युद्ध में कई पाकिस्तानी टैंकों को ध्वस्त करने वाले परमवीर विजेता डॉक्टर अब्दुल हमीद के लेख को भी इसमें प्रदर्शित किया जाएगा और यहां एक टैंक भी रखा जाएगा। उसमें कई सारे हमारे सामने सुझाव आए, उनके ऊपर कुछ डिसीजन वगैरह हुए हैं, जिनमें खासकर जैसे रोड वगैरह की प्रॉब्लम है। यहाँ पर जो सर्कुलर रोड है उसके ऊपर 1 वे करने का एक डिसीजन लिया गया है। इसमें पब्लिक को और दूसरे जो यहाँ पर इंस्टीट्यूट वगैरह हैं सबको लिखा जाएगा, उनका ओपिनियन मांगा जाएगा, उसके बाद 10-15 दिन के बाद इम्प्लीमेंट उसको किया जाएगा जब उनके सुझाव आ जाएंगे। सीओ साहब इसके बारे में थोड़ा सा जांच पड़ताल करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, उसको पढ़ेंगे और उसके बाद अगर ये परमिटेड है उसके बाद आगे चलें। कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। एक तो जो मलिंगार पर वो आपका पार्क है, जो मलिंगार में वेलकम टू कंटोनमेंट का हम बोर्ड लगाएंगे, वहाँ पर एक तोप रखी जाएगी, एक गाड़ी ट्रक रखा जाएगा, उस पर लेखपट लगेगा, वो है। उसके बाद मलिंगार की सड़क बनने का है, खलगी की सड़क बनने का है, लक्ष्मणपुरी में सड़क का वो है, 4 दुकान में जो पार्क है उस पार्क को ठीक से और उसमें कुछ निर्णय लिए जाएंगे, वो है।
उसके अलावा हमारा जो था कई महत्वपूर्ण निर्णय, बंदरों की समस्या, कुत्तों की समस्या, इन सबसे निजात का है। वन वे का ट्रैफिक से निजात पाने के लिए वन वे करने का वो है, तो वन वे का भी आज प्रपोजल पास कर दिया गया है। अब ट्रैफिक की समस्या नहीं होगी। साथ ही कुछ ऑप्शन होने हैं तो उन ऑप्शन को जल्द से जल्द कराने का। हल्द्वानी में खुलेआम फायरिंग की एक वारदात के बाद पुलिस प्रशासन के खिलाफ सवाल उठे हैं। मामला जिले के डीएम कैंप के सामने चर्च कंपाउंड का है, जहां 10 जनवरी की रात को खुलेआम फायरिंग की वारदात सामने आई। इस वारदात का वीडियो भी सीसीटीवी में कैद हुआ और यही नहीं, फायरिंग करते हुए युवक भी साफ सीसीटीवी कैमरे में देखा जा सकता है। इस वारदात का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने वीडियो के आधार पर जांच पड़ताल शुरू की है। नहीं, अभी ऐसा पुलिस के पास कोई ऐसी सूचना नहीं आई है औपचारिक रूप से कि कहीं कोई फायरिंग हुई है, लेकिन अभी जैसा कि आप लोग बता रहे हैं कि एक वीडियो इस तरह का चल रहा है, तो हम इस वीडियो को जांच करवा रहे हैं, किस डेट का है, किस स्थान का है और इसमें कौन लोग हैं। हम उनको वेरीफाई करेंगे और अगर ऐसी कोई घटना होगी तो उसमें पुलिस की कार्रवाई भी करेंगे। तो इसमें पूरी तरह से ये साफ हो गया था कि सीसीटीवी में लोग इसमें चोरी कर रहे थे और इसके बाद यहाँ पर पुलिस ने संज्ञान लिया है और इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की बात यहाँ पर पुलिस ने कही है। अब आइए आपको ऊधम सिंह नगर लेकर चलते हैं, जहाँ पर ऊधम सिंह नगर के रुद्रपुर में पुलिस कार्यालय के कंप्यूटर से ही डेटा चोरी की घटना सामने आई है। डेटा चोरी के इस मामले की जांच एसएसपी दिलीप कुंवर ने एसपी क्राइम को सौंप दी है और 1 हफ्ते के अंदर जांच रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। जानकारी के मुताबिक जिले के एसएसपी ऑफिस से कोविड-19 से जुड़ा डेटा चोरी हुआ है और इस डेटा में उन लोगों की जानकारी थी जो लॉकडाउन के दौरान बाहरी राज्यों से वापस आए थे और साथ ही उन लोगों की जानकारी भी थी जो कोरोना से संक्रमित हुए थे। सूत्रों के मुताबिक डेटा चोरी का आरोप एसपीओ के एक ही वॉलंटियर पर लगा है। एसपीओ के एक वॉलंटियर ने पेन ड्राइव से इस डेटा को चुराया है। फिलहाल उत्तराखंड प्राइम में सिर्फ इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।